हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज आपको पढ़ाते हैं परागण पर परागण की लाभ क्या होती है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पर परागण का डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं पर परागण की लाभ क्या होता है। तो देखिए, इस विधि में अर्थात पर परागण की विधि में भिन्न दो लक्षणों का मेल होता है और ये इसमें उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होता है। जो पर परागण के द्वारा उत्पन्न संतान होता है वो अधिक स्वस्थ होता है और पर परागण के माध्यम से पौधे की नई नई किस्में को उत्पन्न की जाती है। तो देखिए, जो पर परागण विधि होता है उसके द्वारा पौधे की नई नई किस्मों को हम लोग उत्पन्न करते हैं। और नेक्स्ट है कि पर परागित पुष्पों से जो उत्पन्न बीज होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है पर परागण की हानि। तो देखिए, पर परागण का तो लाभ होता ही है लेकिन इसका कुछ ना कुछ हानि भी होता है। तो देखिए, हानि क्या है। पर परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें इस परागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है अर्थात ये स्वयं नहीं होता है। नेक्स्ट है कि परागण बहुत बड़ी मात्रा में होती है जिससे ऊर्जा की बहुत खर्च होती है। तो देखिए, परागण जो होती है बहुत बड़ी मात्रा में होती है और ये बड़ी मात्रा में होने के कारण ऊर्जा की जो बहुत अधिक खर्च होती है। नेक्स्ट है परागण विधि में अनेक परागण व्यर्थ हो जाते हैं। तो जो पर परागण विधि होता है उसमें बहुत सारे परागण जो होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पर परागण की हानि है। और नेक्स्ट है कि पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। तो जैसे ही पर परागित पुष्प द्वारा उत्पन्न बीज होता है वो अलग अलग गुण के होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम संकीकरण। तो देखिए, कृत्रिम संकीकरण क्या होता है। तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें पर परागण का विरोध किया जाता है। तो कृत्रिम संकीकरण वह विधि है जिसमें पर परागण को रोका जाता है और इस विधि को मानवों द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। और कृत्रिम संकीकरण में द्विलिंगी पुष्प को विपुंसन के माध्यम से किया जाता है। तो देखते हैं विपुंसन क्या होता है। तो विपुंसन क्या होता है, तो इसमें द्विलिंगी पौधे जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसके कलिका अवस्था से पराग को उसको चिमटे की सहायता से निकाल लिया जाता है। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें जो पराग कोष होता है चिमटे की सहायता से निकाल लिया जाता है और उसको बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है। बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है। किस पेपर के द्वारा? बटर पेपर के द्वारा। तो देखिए, जो चिमटे से निकाला हुआ पुष्प होता है उसको बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है और उसको इसलिए बटर पेपर के द्वारा ढका जाता है ताकि वो विजातीय परागण से परागित न हो, उसमें परागण की क्रिया न हो। इसलिए हम लोग पेपर के बटर पेपर के द्वारा उसे ढक देते हैं और जब वर्तिकाग्र परिपक्व अवस्था में आता है या सुग्राहित होता है तब उस टाइम अब बटर पेपर को हटाकर अपने इच्छा अनुसार परागण को छिड़काव करते हैं जिससे वहां परागण की क्रिया होती है और फिर उसे बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि वो दूसरे परागण के द्वारा फिर परागित न हो। इसलिए उसे फिर से बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है और उसे बटर पेपर के द्वारा तब तक ढका जाता है जब तक कि उसमें फल का विकसित न हो, अर्थात फल का निर्माण हो जाए उस टाइम तक उसे बटर पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है और इस प्रकार से विपुंसन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन। जब भ्रूण कोश पहुंचता है तब उसके पश्चात
दो नर युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूणकोश जैसे ही पराग नलिका में पहुंचता है तो वहां दो नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलग्न करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। अर्थात एक नर युग्मक जो होता है ये बीजांड के साथ संलग्न करता है और युग्मनज का निर्माण करता है, और वहीं दूसरे नर युग्मक जो होता है ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलग्न करता है और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। तब द्वितीय केंद्रक और युग्मनज के संलग्न से बने प्राथमिक द्वितीय केंद्रक और ये युग्मनज के संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो निषेचन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग दोहरे निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। तो देखिए इसमें निषेचन किस प्रकार से होता है। देखिए ये एक इस तरीके से है और उसके अंदर ये बीजांड है। बीजांड में जो भ्रूणपोष होता है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है, जिसमें से एक ये है अंड कोशिका और यहाँ 2 है ध्रुवीय केंद्रक। देखिए यहाँ जैसे ही भ्रूणकोश पराग नलिका में पहुंचता है तो वहां 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए ये 2 नर युग्मक है, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से आकर संलग्न करता है और युग्मनज का निर्माण करता है। तो एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से आकर संलग्न किया और युग्मनज का निर्माण हुआ, और वहीं दूसरे नर युग्मक जो होते हैं वो द्वितीय केंद्र के साथ संलग्न होता है और ध्रुवीय केंद्र के साथ संलग्न होता है और द्वितीय केंद्र का निर्माण करता है। तो देखिए, तो जो नर युग्मक पराग नली से होते हुए अंड कोशिका के साथ संलग्न करता है वो युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज बनाता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। और जो नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ मिलता है वो द्वितीय केंद्र का निर्माण करता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ दोहरा निषेचन हुआ, क्योंकि एक जो 2 नर युग्मक था जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलग्न किया और युग्मनज का निर्माण किया, और वहीं दूसरे नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्र के साथ संलग्न करा और द्वितीय केंद्र का निर्माण किया। नेक्स्ट है द्विनिषेचन की खोज। तो देखिए द्विनिषेचन की खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में ईस्वी में किए हैं। और द्विनिषेचन जो है केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। तो देखिए द्विनिषेचन की खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक किए हैं और द्विनिषेचन केवल आवृत बीजी पौधों में होता है। नेक्स्ट है त्रिसंलयन। तो देखिए
जब दोहरा निषेचन होता है तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलग्न करके जाइगोट का निर्माण करता है और दूसरे नर युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलग्न करता है। यहाँ द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है और ये जाइगोट और द्वितीय केंद्रक मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तब उस दौरान यहाँ 3 केंद्रकों का संलयन होता है, एक अंड कोशिका के साथ और दूसरा 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ। तो इस प्रकार से एक अंड कोशिका और 2 ध्रुवीय केंद्रक मिलकर 3 केंद्रक का यहाँ संलयन हुआ, तब इसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं और ये त्रिसंलयन दोहरा निषेचन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है दोहरे निषेचन का महत्व। तो देखिए दोहरे निषेचन का महत्व इस प्रकार है कि जैसे ही दोहरे निषेचन होता है तो वहां 2 प्रकार का बीज उत्पन्न होता है, एक भ्रूणहीन बीज या भ्रूण रहित और दूसरा भ्रूण युक्त बीज। देखते हैं भ्रूण रहित बीज क्या होता है। तो देखिए जब दोहरा निषेचन होता है तब वहां केवल अंड कोशिका जो होता है नर युग्मक के साथ में संलग्न करके युग्मनज की प्रक्रिया होती है और वहां जो त्रिसंलयन होता है वो प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण भ्रूणपोष नहीं बनता है और भ्रूणपोष नहीं बनने के कारण यहाँ बीज जो होता है उसमें भ्रूण नहीं उपस्थित होता है। बीज में भ्रूण नहीं बनता है क्योंकि यहाँ भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है जिसके कारण बीज में भ्रूण नहीं बनते हैं और इस प्रकार के बीज को भ्रूण रहित बीज कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण युक्त बीज। तो देखिए इसमें त्रिसंलयन और जाइगोट दोनों वाला प्रक्रिया होता है, अर्थात इसमें युग्मनज भी बनता है और भ्रूणपोष भी बनता है, जिसके कारण बीज में भ्रूण का निर्माण होता है और इस प्रकार के भ्रूण को भ्रूण युक्त बीज कहते हैं। और देखिए भ्रूण कैसे बनता है, तो वो जो भ्रूणपोष होता है उसी से भ्रूण जो होता है पोषण एकत्रित करता है और पोषण को एकत्रित कर धीरे धीरे भ्रूण का रूप ले लेता है और इस प्रकार से बीज में भ्रूण बनता है। नेक्स्ट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो देखिए पराग नलिका जो होता है बीजांड में प्रवेश करता है तो जैसे बीजांड में प्रवेश करता है तो 3 तरह से या 3 प्रकार से बीजांड में प्रवेश करता है। तो देखिए पहला है बीजांड द्वार द्वारा, दूसरा है चैलाजा द्वारा या निभागी द्वारा और तीसरा है बीजांड वृंत या अध्या आवरण के द्वारा। तो देखते हैं नेक्स्ट है बीजांड द्वार द्वारा कैसे प्रवेश होता है। देखिए बीजांड द्वार में जो पराग नली होता है वो बीजांड द्वार के माध्यम से प्रवेश करता है और इसे पोरोगामी कहा जाता है।
तो देखिए जब पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करता है तब उसे पोरोगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है चयलाजा द्वारा। तो इसमें जो पराग नलिका होता है चयलाजा के द्वारा प्रवेश करता है, चयलेजोगामी कहा जाता है। तो देखिए जब पराग नली जो होता है चयलाजा के द्वारा प्रवेश करता है तब उसे चयलाजोगामी कहा जाता है। और बीजांड वृत्त द्वारा, तो देखिए नेक्स्ट है बीजांड वृत्त द्वारा। तो इसमें पराग नली जो होता है बीजांड वृत्त के द्वारा प्रवेश करता है और इसे हम लोग मीजोगामी कहते हैं। मीजोगामी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है भ्रूणपोष। तो देखिए निषेचन की क्रिया एक नर युग्मक और एक अंकुश का तथा दूसरा द्वितीय केंद्रक के संलग्न से होता है और इसमें त्रिसंलग्न होता है। इस परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूणपोष के प्रकार। तो देखिए भ्रूणपोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है 3 प्रकार के होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट है केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भीति नहीं बनता है। तो देखिए केंद्रकीय विभाजन में सिर्फ केंद्रकीय भ्रूणपोष में सिर्फ केंद्र का विभाजन होगा और विभाजन के बाद कोशिका भीति का निर्माण नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर। तो देखिए नारियल, जो नारियल का होता है पानी वाला भाग, उसमें केंद्रकीय विभाजन होता है, अर्थात जो नारियल का पानी होता है वो केंद्रक विभाजन के परिणाम स्वरूप बनता है। तो देखिए ये एक नारियल है, इसमें यहाँ केंद्रक है और इसका विभाजन होता है और इसमें जो लिक्विड पानी वाला भाग होता है जो नारियल में पानी बनता है वो केंद्रक विभाजन के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ केंद्रकीय विभाजन हुआ। क्योंकि इसमें कोई केंद्रक विभाजन के बाद कोई भीति का निर्माण नहीं होता है और इस प्रकार से केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि इसमें सभी विभाजन के बाद कोशिका भीति का निर्माण होता है, उसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। तो देखिए इसमें जो नारियल में जो मलाई वाला भाग बनता है व्हाइट कलर का, जिसे हम लोग गूदा कहते हैं, यहाँ तो केंद्रक विभाजन हुआ था।
केंद्रक विभाजन के बाद यहाँ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो देखिए ये एक नारियल में केंद्रक विभाजन हुआ और केंद्रक विभाजन के बाद यहाँ जो व्हाइट वाला भाग है इसे हम लोग गूदा कहते हैं। और जैसे ही केंद्रक विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, अर्थात जो कोशिका भित्ति बनता है वो वही कोशिका भित्ति जो होता है ये गूदा भाग बनता है। तो देखिए यहाँ कोशिका विभाजन हुआ, मतलब कोशिका विभाजन इस प्रकार से होता है और कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप जो गूदा वाला भाग होता है नारियल में उसी को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक हेलोबियल भ्रूणपोष। तो देखिए माध्यमिक हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है जिसमें भ्रूणपोष विभाजित होता है और विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें से एक कोशिका बड़ी होती है और दूसरी कोशिका छोटी होती है। तो जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे माइक्रोपाइलर चैम्बर कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो छोटी वाली कोशिका होती है उसे सेलेजल चैम्बर कहते हैं और जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसे माइक्रोपाइलर चैम्बर कहा जाता है। तो अब देखिए यही जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है वो आगे विभाजित होता है और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें जो बड़ी कोशिका होती है माइक्रो चैम्बर वही विभाजित होता है और विभाजित होकर पूर्ण रूप से भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।